रात के करीब 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बालक जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास थी, वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, लेटा हुआ था। बच्चे को भूख लगती है और वो अपनी माँ को रात के 2 बजे के आसपास झंझोड़ना शुरू कर देता है और माँ समझ जाती है कि उसका बेटा भूखा है, दरअसल उसे भूख लगी है। माँ ने अपने ही बालक को सीने पे लिटाया और उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बच्चा दूध पी रहा था तो अटखेलियाँ कर रहा था। कब माँ की आँखें लग जाती है, माँ को पता ही नहीं चलता और इसी बीच में एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है उस बच्चे को गोली लगती है। वो बच्चे को चीरते हुए पार करती हुई गोली माँ को लगती है और माँ को भी गोली पार करती हुई वो निकल जाती है। माँ और बेटे जिस हालत में लेटे हुए थे उसी हालत में उनकी मौत हो जाती है। दिन निकलता है। इसके बाद पड़ोसी हों, गांव वाले हों, मीडिया वाले हों या फिर पुलिस वाले हों, जो भी आ रहा था इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार कातिल कितने निर्मम रहे होंगे, कितने कठोर रहे होंगे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक बालक अपनी माँ का दूध पी रहा है और इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पत्रकार ने फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद उसको अखबार में प्रकाशित किया। जहां जहां तक भी अखबार जाता था वहां वहां तक वो फोटो माँ और बच्चे का प्रकाशित हो जाता है कि एक ही गोली से माँ और बेटे दोनों मर जाते हैं। दरअसल इस घर में जो मैं आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 कत्ल हो जाते हैं, 8 मर्डर होते हैं। और जो मर्डर का मोटिव था, मकसद था, उस मकसद के बारे में पता चलता है तो कोई ठोस मकसद नहीं था, लेकिन जिस तरह से हत्याएं की जाती हैं वो हत्याएं अपना आप में झकझोरने वाली थी, परेशान करने वाली थी। हालांकि मामला कोर्ट में, अदालत में चलता जरूर है, फांसी की सजा भी सुनाई जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। साथ ही जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। आज की जो कहानी है ये उस वक्त की सबसे चर्चित कहानियों में से एक कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बात कर रहा हूँ 28-29 जुलाई 2008 की रात लगभग 3:45 के आसपास डायल 100 कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि साहब, थाना औरंगाबाद का एक गांव लगता है बरारी, और बरारी में ही लगातार गोलियां चल रही हैं और गोली चलने के बाद शायद कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे ही कांस्टेबल जो कि ड्यूटी पर था, अपनी बीट पर काम कर रहा था, उसको ये सूचना मिलती है, वो तुरंत ही एसएचओ के पास जाता है। एसएचओ बलवीर सिंह से जाकर कहता है कि साहब, फला गांव के अंदर गोली चलने की और कुछ लोगों की हत्याओं की सूचना मिली है। जैसे ही बलवीर सिंह को ये पता चलता है, बलवीर सिंह अपनी टीम तैयार करते हैं। सब इंस्पेक्टर जगरोशन, सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल कपिल, इन सबको मौके पर भेजा जाता है। और जैसे ही ये लोग मौके पर पहुंचते हैं तो एसएचओ को रिपोर्ट करते हैं। एसएचओ जिस हालत में थे उसी हालत में मौके पर पहुंच जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वो एसएसपी, आईजी, डीआईजी, जहां जहां तक ये उच्च अधिकारियों तक खबर पहुंच सकती थी वहां वहां तक खबर पहुंचाते हैं। जब अपनी आंखों से दृश्य देख रहे थे, गांव के बड़ी संख्या में लोग इस घर की दहलीज को पार कर चुके थे, अंदर थे। चारपाई पड़ी हुई है, चारपाई पर माँ और बेटे जिस हालत में थे उसी हालत में वो पड़े हुए थे। दरअसल माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और बच्चे के मुंह में माँ के दूध का निप्पल था, वो ऐसा का ऐसे ही अपनी माँ के सीने पे चिपका हुआ था और वो निप्पल उसके मुंह में था। उसे भी शायद निकलने का वक्त नहीं मिल पाया। जैसी गोली चलती है, हाथों हाथ दोनों माँ बेटे मर जाते हैं। अब पुलिस वालों ने तफ्तीश करना शुरू कर दिया, छानबीन करना शुरू कर दी कि आखिरकार इस घर में और क्या हुआ है। आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार गोलियां चली थी। बदमाशों ने घर पर हमला बोल दिया था। जब बदमाशों को ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जैसा इस घर में गोलियां चल रही हैं, इन गोलियों पर किसी का नाम नहीं लिखा है, जो भी सामने आएगा वही गोली खाएगा। इसलिए ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई भी, लेकिन जुटाने के बाद सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। अब पुलिस वालों ने इस जांच पड़ताल करना शुरू किया तो माँ और बेटे के साथ घर में एक बड़ा लड़का है जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह उर्फ रिंकू, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। वो जैसा सो रहा था वैसे ही बेसुध हालत में उसको गोली लगती है, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि वो ना विरोध करने की स्थिति में था और न कुछ, वो भी मरा हुआ पड़ा था। उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक को जिस तरह से गोली लगी थी वो भी ऐसे ही बेसुध हालत में पड़ा हुआ था जमीन पर। हालांकि शायद उसने बचने की, उसने भागने की कोशिश की थी। साथ ही 2 महिलाएं होती हैं। एक का नाम लता होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, और उसकी सास सरेश वाला। उन्होंने जब वो जाग जाती हैं, गोली चलने की लगातार आवाजें आ रही थी, तब उन्होंने छत की तरफ भागने की कोशिश की। और जब छत की तरफ भाग रही थी तो उन्हें सीढ़ियों पर ही गोली मार दी जाती है, और सीढ़ी पर गोली लगने के बाद
सास और बहू सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देती हैं। दरअसल जो बहू होती है, जिसका नाम लता होता है, वो 9 महीने की गर्भवती ही थी और एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि आपको 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल आना है और आपकी डिलीवरी का समय वक्त आ चुका है। पूरा परिवार इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि अब लता को कोई बच्चा पैदा होगा और घर में खुशियों का माहौल होगा। बस इसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस घर में फ़िलहाल 7 सदस्य हैं, जिसमें 6 सदस्य मौके पर हैं, 1 सदस्य जिसका जन्म होना बाकी था, अब 7 के 7 मर चुके हैं। तभी किसी ने कहा कि जो इस घर का मुखिया है, जिसका नाम सुखवीर सिंह है, वो तो घर के अंदर है ही नहीं। सुबह के लगभग साढ़े 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। तभी गाँव वालों ने कहा कि वो तो रात को ट्यूबवेल पर सोता है। अब यहाँ से ग्रामीण भागते हुए, दौड़ते हुए जब जब ट्यूबवेल पे पहुँचते हैं, तो ट्यूबवेल पर जाकर जो उन्होंने अपनी आँखों से दृश्य देखा, हर किसी की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल सुखवीर सिंह भी अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था और सुखवीर सिंह को बलकटी से काट दिया गया था। साथ ही उस पर कोई भारी वस्तु से एक नहीं कई बार किए गए थे और उसे तब तक वार किए गए थे जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल गए। यानी कि कोई हत्यारा आखिरकार अगर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आएगा, तो शायद इसलिए हत्याएं कर सकता है, लेकिन ट्यूबवेल पर भी हत्या की गई थी। पहले ट्यूबवेल पर हत्या की गई थी, ऐसा लोगों ने अंदाज़ा लगाया, और बाद में घर पर आकर हत्याएं की गई थी, ऐसा लोगों ने अंदाज़ा लगाया। लेकिन हत्याएं जो की हैं, इसका मतलब ये मामला रंजिश से जुड़ा हुआ था। रंजिश किसकी थी? क्योंकि घर में जितना भी सामान रखा हुआ था, वो एज इट इज़ रखा हुआ था। सामान को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी तरह का कोई शोर शराबा था। अब पुलिस ने अपनी इस मामले में पड़ताल करना शुरू कर दिया। मौके पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और अलग अलग लोगों से इस पूरे प्रकरण में, इस मामले में पूछताछ कर रहे थे कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा, किससे क्या मामला है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि किसी ने कहा कि साहब, जो पहली मंजिल है वहां तक तो पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन जो दूसरी मंजिल की छत है उस पर तो पहुंचने के लिए सीढ़ी नहीं है। ऐसा ना हो कि छत पर कोई नौकर उसको भी मार दिया गया हो, इसलिए उसको भी देखा जाए। अब जैसे ही एसएसपी ने, राजकुमार ने ये बात सुनी, एसएसपी ने कहा कि एक काम करो, जाकर कहीं से कुछ सीढ़ी का इंतजाम किया जाए। अब जब सीढ़ी का इंतजाम करा जाता है, तो जो सुखवीर सिंह था, उसी के छोटे भाई जिसका नाम होता है रणवीर सिंह, उसके घर के में एक रखी हुई सीढ़ी थी, जो बांस की सीढ़ी थी, उसको उठा के लाया जाता है और दीवार से लगाकर जब छत पे चढ़ते हैं, तो छत पर कुछ भी नहीं था। और जैसे ही एसएसपी उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तब उनकी नज़र उस सीढ़ी पर पहुंचती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। दरअसल उस सीढ़ी पर शायद ब्लड लगा हुआ था। उसे देखकर उन्होंने कहा कि ये सीढ़ी कहाँ से आई, किसकी सीढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि जो मृतक है, जिसका परिवार पूरा खत्म हो चुका है, जिसके परिवार में 7 लोग मौके पर थे, वो मारे जा चुके हैं। 8वां जो गर्भ में पल रहा था, वो भी मारा जा चुका है। इसलिए ये उसी के सगे छोटे भाई रणवीर सिंह के घर की लाई हुई सीढ़ी है। अब पुलिस वालों ने, प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि वही था, लेकिन उसी के परिवार के लोगों की हत्याएं हुई हैं। पुलिस उसे एकदम से पकड़ नहीं सकती थी। तभी ग्रामीण उससे अलग अलग बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कौन हत्यारा हो सकता है। तो ग्रामीणों ने दबी जुबान में ये कहा कि आप रणवीर सिंह से ही क्यों नहीं बातचीत कर लेते हो? पहली तो सीढ़ी पर ब्लड लगा हुआ था वो, दूसरा रणवीर सिंह को प्राइम सस्पेक्ट इसलिए देखा गया क्योंकि गांव वालों ने कहा कि इस व्यक्ति यानी कि सुखवीर सिंह की सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी से है, तो अपने ही सगे छोटे भाई से है। पुलिस ने जब उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार सुखवीर हर कितने भाई हैं। दरअसल ये 5 भाई होते हैं। एक का नाम प्यारे होता है, दूसरा नाम जगबीर, रणवीर, सुखवीर और मनवीर उर्फ संजीव। तो प्यारे और जगबीर का इस पूरे मामले में कोई हाथ नहीं होता और रणबीर पर शक होता है, वो प्राइम सस्पेक्ट होता है। सुखवीर सिंह खत्म हो चुका था, उसका परिवार मर चुका था। अब सबसे छोटा भाई मनवीर उर्फ संजीव बचता है। तो अगले ही दिन मनवीर उर्फ संजीव ने थाने में जाकर एक तहरीर दी और तहरीर देने के बाद अपने ही सगे भाई रणबीर और उसके बेटे पर, जो उसका इकलौता बेटा था, जिसकी जो अभी नाबालिग है, उसको वो उस पर शिकायत करता है कि शायद इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया और साथ ही मुकदमा अपराध संख्या 199 बटे 2008 आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके अब मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग थे, गांव के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। गांव के लोगों का कहना था कि जो इसका बड़ा बेटा है सुखवीर सिंह का, अभिषेक, वो थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का था। इसने अपने चाचा के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, इसलिए इनके अंदर आपस में, परिवार में दुश्मनी बनी हुई थी। जब पुलिस इस मामले की और जांच कर रही थी, तो जो जिसने वादी था, जिसने तहरीर दी थी, उसके घर में भी कुछ जो दबंग था,
दबंग जो उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है सूर्य प्रताप उर्फ रिंकू, ऐसा बताया जाता है कि उसने अपने चाचा और जो छोटा चाचा था उसके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें की थी जिससे क्या रणवीर सिंह दुश्मनी मानने लगा था, रंजिश मानने लगा था। और इसी बात को देखते हुए आपस में कुछ रंजिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसीलिए उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। दरअसल पहले जो हत्यारे कातिल होते हैं वो सीधे ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद बलकटी से उसकी जो गर्दन थी उसको काट देते हैं, साथ ही पत्थर से इस तरह से कूचते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। शायद पत्थर था या ईंट थी, कोई भारी वस्तु थी जिसको बार बार तब तक मारा गया जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। इसके बाद वो घर में जब प्रवेश करते हैं तो सीढ़ी का ही सहारा लेते हैं, जो उनके घर में बांस की सीढ़ी रखी हुई थी। उसके बाद आते हैं तो उस वक्त जो बच्चा था 2 साल का चीकू, जिसका नाम होता है चीकू, अपनी माँ की गोद में, वो अपनी माँ के पेट पर लेटा हुआ उस वक्त दूध पी रहा था और एक गोली चलती है, माँ और बेटे हाथों हाथ मर जाते हैं। तभी अभिषेक और दूसरा जो सूर्य प्रताप होता है उनको भी इस तरह से गोली मारी जाती है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में जो उनकी छोटी बहू थी लता, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी, और सुखबीर सिंह की पत्नी जो जिसका नाम सरेश वाला होता है, वो आराम से मतलब आराम से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भाग रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें और चिल्ला सकें, चीख सकें, ताकि लोग उनकी मदद के लिए आ सकें। और तभी तुरंत उसको गोली मार दी जाती है। इसलिए वो सीढ़ियों को पार भी नहीं कर पाए थे, आगे बढ़ भी नहीं पाए थे और सीढ़ियों पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसमें मुख्य आरोपी रणवीर सिंह को बनाया, साथ ही जो उसका नाबालिग बेटा होता है उसको आरोपी बनाया, साथ ही जो उसकी पत्नी होती है रणवीर सिंह की देवेंद्री, उसको भी उन्होंने आरोपी बनाया, और जिसने तहरीर दी थी जो वादी बना था उसमें भी उसको आरोपी बनाया। यानी कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 तो लगाई थी, बाद में 120 बी भी धारा लगाई थी जो साजिशकर्ता के रूप में मानी जाती है। देवेंद्री, मनवीर उर्फ संजीव, इनको साजिशकर्ता के रूप में माना गया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में ये मामला पहुंचा और अदालत में मामला पहुंचने के बाद लगातार केस पड़ता था, तारीखें पड़ती थी, आना जाना होता था और धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। 21 जुलाई 2016 को अपर सत्र एवं न्यायाधीश चतुर्थ सुनील कुमार सिंह फर्स्ट, जो मुख्य आरोपी होता है रणवीर सिंह, इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। साथ ही जो बच्चा है वो जो नाबालिग बालक है उसका मामला किशोर न्यायालय में चलेगा, और जो उसकी पत्नी है देवेंद्री, साथ ही जिसने तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराया था, मनवीर उर्फ संजीव, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसलिए देवेंद्री और मनवीर को सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब इसमें एक आरोपी होता है रणवीर सिंह, जिसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया था। जब ये घटना हुई थी तब ये बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट रहा था। साथ ही जब ये सजा सुनाई जाती है साल 2016 में, फिर ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। साथ ही ये मामला फिर हाई कोर्ट जाता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में अपील की जाती है कि जो सज़ा सुनाई गई है वो सिर्फ हमें झूठा फंसाया गया है, पुलिस ने इस मामले में सही से जांच नहीं की है, जो भी इसमें सबूत दिखाने की जुटाने की कोशिश की गए हैं, जो बलकटी जो तमंचे बरामद कराए गए थे उसमें पुलिस का खेल था। यानी कि बचाव पक्ष ने अपने बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, और इस मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई की जाती है तब वहाँ पर भी कई साल बीत जाते हैं। सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अश्वनी कुमार मिश्रा और SAH रिजवी की जो खंडपीठ होती है वो फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देती है। और जब ये मामला उम्र कैद में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में शायद ये अपील की जाती है कि रणवीर सिंह को झूठे केस में फंसाया गया था। कोई कोई ठोस कोई खास मकसद नहीं था कि आखिरकार रणवीर सिंह अपने ही सगे भाई, अपने ही 2 सगे भतीजे, अपने ही भतीजों की बहू और अपनी ही भाभी की हत्या क्यों करेगा, और अपने भतीजों के बच्चे की हत्या क्यों करेगा, जो गर्भ में पल रहा है बच्चा उसकी हत्या क्यों करेगा। कोई ठोस मोटिव नहीं था, लेकिन मोटिव यही बताया जाता है कि उनके अंदर कोई दुश्मनी थी, ऐसी दुश्मनी जिसका जिक्र शायद गांव वाले दबी जुबान में तो करते हैं लेकिन खुल के नहीं करते। दोस्तों, हाल ही में सीतापुर में एक घटना होती है, एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल हो जाता है, जिसमें सगा छोटा भाई जो कि शिक्षक होता है, शिक्षक के अपने सगे भाई, अपनी भाभी, 3 बच्चों को और अपनी माँ की हत्या कर देता है। किसी को वो हथौड़े से मारता है तो किसी को वो गोली मारकर मौत की घाट उतार देता है। रिश्तों की जिस तरह से कत्ल की कहानियां लगातार आती हैं, पुलिस अपनी मामले की जांच तो करती है, और लेकिन जांच करने के बाद ये बताया जाता है कि जो पुलिस को ईमानदारी से ईमानदार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब मामला अदालत पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने कोई ठोस काम ही नहीं किया, और यही कारण है कि अपराधी आराम से बच के निकल जाते हैं और सालों साल तक मामले लगातार अदालत में खिंचते चले जाते हैं।
और यही कारण है कि अपराध पर कभी अंकुश आसानी से लगता नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते आज नालंदा के रहने वाले हैं सूर्या कुमार, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। झुंझुनू के रहने वाले हैं आबिद खान, झारखंड से अमिताभ वाजपेयी, सऊदी अरब से मोहम्मद जोरेज, संगीता निषाद, भूदेव कुमार कोटद्वार से हैं, कौशल कुमार, शिवम तोमर बांदा से हैं, संदीप कुमार नालंदा से हैं, शावेज खान बिहार से, कमल शाह उत्तराखंड से, गोलू कुमार बालपुर से, अरुण कुमार, सर्वेश कुमार यूपी से हैं, वंश गोयल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।